Hello students, I am Ankit Patel from Amarchand Singhvi International School. I welcome you again to this beautiful journey of the subject entrepreneurship. Students, today we are going to start with chapter number 14, mergers and acquisitions. So, let us begin our journey. Now, mergers and acquisitions. In short, it is also denoted as M&A, mergers and acquisitions. Now, we know that every enterprise, every company wants to grow as fast as possible in today's competitive world. तो फास्ट ग्रो करने के लिए हमने सीखा था कि एक्सटर्नल एक्सपांशन इज नेसेसरी. एक्सटर्नल एक्सपांशन मीन्स जिसमें हम कोई और बिजनेस पर्सन का या कंपनी का सपोर्ट लेकर टुगेदर साथ में बिजनेस करते हैं. सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज exactly the same thing. Here we are actually combining two or more entities together so that they do the business. So it is a form of external expansion. इससे कंपनी स्पीड से तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा सकती है. ओके, नाउ another name for mergers is amalgamation or consolidation. Okay, these words are also popular in business world. Now what is the difference between mergers and acquisitions? दोनों में क्या फर्क है? Now friends, हमेशा मैं एक बात मैं बिलीव करता हूँ, कॉमर्स इज अ कॉमन सेंस बट समटाइम्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन अनकॉमन वर्ड्स, बट देर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड दैट. तो मर्जर्स को मैं हमेशा एक सिंपल प्रोसीजर से कंपेयर करता हूँ. नाउ जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ओके, नाउ वी मैरी. सो इन सिमिलर सिचुएशन कंपनीज ऑल्सो मैरी, यानी दो अलग अलग कंपनी अगर साथ में मिलकर कोई बिजनेस करती है, देन दैट वुड बी द सिंपल टर्म एंड इट वुड बी द मीनिंग ऑफ मर्जर. जैसे मैरिज में दो अलग इंसान मिलकर जिंदगी साथ में बिताते हैं, उसी वे से मर्जर में दो अलग अलग एंटिटीज एक साथ आकर मिलकर नई कंपनी क्रिएट करके बिजनेस साथ में करते हैं. सो काफी हद तक मर्जर को हम सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं, इट्स अ मैरिज बिटवीन द कंपनीज. ओके, काफी स्टूडेंट्स को अजीब लगेगा, सर ये हम कंपैरिजन कैसा कर रहे हैं मर्जर्स को मैरिज के साथ. बट लेट मी टेल यू, कंपनीज में ऐसे काफी सारे टर्म्स हैं जो हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप्स में एप्लीकेबल है. फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. लेट्स से हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो कंपनी के केस में भी वी हैव द कंसेप्ट ऑफ पेरेंट कंपनी. ओके, नाउ वी ऑल्सो हैव सिस्टर्स. तो कंपनी के केस में भी कुछ रिलेटेड कंपनीज होती है, उसको सिस्टर कंसर्न्स कहा जाता है. ओके, वी हैव रिलेटिव्स, कंपनीज में भी कुछ रिलेटेड कंपनीज होती है. नाउ ह्यूमन बींग्स में काफी बार लेट्स से कि दे हैव किड्स, सो यहां पर भी कंपनीज में भी उनकी एक सब्सिडियरी कंपनी होती है, इट्स लाइक देयर ओन किड. सो काफी हद तक कंपनीज में भी एक ह्यूमन रिलेशंस की तरह डिफरेंट डिफरेंट नाम से अलग अलग टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं. आफ्टर ऑल वी हैव ऑलरेडी लर्न द कंसेप्ट दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कंपनी भी एक टाइप का पर्सन है लीगली. ओके, सो इट्स बेटर टू कंपेयर विथ human beings so that we can grasp this concept properly and fast. Now just have a look at the difference between mergers and acquisitions. Now in mergers, what is happening? Two equally powerful companies are joining together, coming together, and they create a new company. For example, A Limited and B Limited मिलकर एक नया बिजनेस करते हैं और कंपनी का नाम रखते हैं AB लिमिटेड, जहां पे दोनों कंपनी का नाम है, दोनों कंपनी का एग्जिस्टेंस है. यानी दो सेम लेवल की कंपनीज जब साथ में आकर बिजनेस करेगी, when they create the new company, then it is called merger. एंड एक्विजिशन में स्लाइट डिफरेंस है. इन एक्विजिशन वन कंपनी इज डोमिनेंट कंपनी, जो बिग कंपनी है उसको एक्वायरिंग कंपनी भी हम कह सकते हैं. दैट कंपनी परचेसेस अनदर स्मॉल कंपनी.
लेट्स से फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, बी लिमिटेड एक छोटी कंपनी है, तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। ओके, खरीद लिया मीन्स बी लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको पैसा पे करके बी लिमिटेड के शेयर्स अगर वो खरीद लेगी, तो इन अदर वर्ड्स बी लिमिटेड विल गेट एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अगर खरीद लेता है तो उसके बाद भी नाम ए लिमिटेड ही रहेगा। बी लिमिटेड पूरा का पूरा अपना एग्जिस्टेंस खो देगा, वो पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा ए लिमिटेड में, उसको हम कहेंगे एक्विजिशन। ओके, तो मर्जर सेम लेवल की कंपनीज के बीच में होता है जहां पर दोनों कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है और न्यू कंपनी क्रिएट होती है। बट एक्विजिशंस में जो कंपनी सेल हो रही है, ओके, वो अपना एग्जिस्टेंस खो देगी। बट काफी हद तक अपार्ट फ्रॉम दिस बोथ concepts are similar and hence chapter का नाम है mergers and acquisitions। हम अलग अलग दोनों को नहीं सीखने वाले हैं, we will learn together about mergers and acquisitions. Let us start. Now students, it is very important for us to know what could be the reasons for mergers and acquisitions। हम merger क्यों करते हैं? Okay, now मर्जर्स हमेशा कोई रीजन से होता है। नाउ जस्ट लाइक मैरिज, ओके, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक देर आर वेरियस एक्सपेक्टेशंस विच वी वांट टू फुलफिल, ओके, वी वांट टू प्रॉस्पर। सो फॉर दिस रीजन likewise companies also have their own reasons. Company might be having few of the below reasons so that they may decide to go for mergers. Okay, the first one is synergy. Now synergy को अगर एकदम सिंपल टर्म्स में कहूं then it will be 2 plus 2 equal to 5। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, 2 plus 2 तो 4 होता है, बट प्लीज नोट समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट लेट्स से ए लिमिटेड का वर्थ है 2, बी लिमिटेड का वर्थ है 2, लेकिन अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो वर्थ होगा 5। ओके, इट मीन्स द कंबाइंड वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल वैल्यू। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो प्रोडक्शन बहुत कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का कर सकती है। ओके, मान लेते हैं दैट इज ए लिमिटेड जो प्रोडक्शन में मास्टर है। एंड अब तक क्या हो रहा था, वो अपना माल एक दूसरी कंपनी को सेल करती थी, वो सेल में मास्टर थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जबरदस्त था। लेट्स से दैट कंपनी इज बी लिमिटेड। ओके, वो है सेल्स में मास्टर, तो एक प्रोडक्शन में मास्टर है, एक सेल्स में मास्टर है। अब होता क्या था कि अगर 100 रुपीज की कोई चीज है, ए लिमिटेड उसमें प्रॉफिट ऐड करके बी लिमिटेड को देता था। ओके, और काफी बार बी लिमिटेड को ज्यादा सेल्स की जरूरत थी, तो अचानक से वो ए लिमिटेड को फोर्सफुली ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करवा पा रहा था। सो अगर ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड साथ में मिल जाते हैं तो ये बिटवीन कंपनी, यानी अगर वो मर्ज हो जाएंगे तो इट विल बी द सेम कंपनी, तो जो प्रॉफिट अब तक चार्ज हो रहा था बाय वन कंपनी, ओके, वो प्रॉफिट नहीं चार्ज होगा। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अब बी लिमिटेड भी जब चाहे जितना चाहे प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, घटा सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, मार्केट के मुताबिक जैसा उनको प्रोडक्शन चाहिए वैसी डिजाइनिंग ला सकती है। सो इन दिस केस ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ही अगर मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली उनके बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है, एफिशिएंसी आ सकती है, एंड हेंस अब तक का दोनों का जो अलग अलग प्रॉफिट था उनसे ज्यादा प्रॉफिट वो कंबाइंड कर सकते हैं। ओके, सो द वन ऑफ द पावरफुल रीजन फॉर द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज टू गेट द सिनर्जी, ओके, टू ऑब्टेन द एडवांटेज फ्रॉम ईच अदर। Now basically there are two types of synergy, operating synergy and financial synergy. What is operating synergy? Now operating synergy, the word operating relates to business operations, यानी जब merger से या acquisition से business के operations better होते हैं, efficient होते हैं या cost saving होती है। Okay, let's say आपका cost of production down हो रहा है after मर्जर, तो ये एक टाइप का बिजनेस ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट है। सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिनर्जी। ओके, सो
लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है क्योंकि आप एक साथ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, यू आर एबल टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या फिर आप ज्यादा सेल्स कर पाते हो आफ्टर द मर्जर और एक्विजिशन। तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस में प्रोडक्शन कम हो रहा है या सेल्स बढ़ रहा है, ये दोनों ही फैक्टर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं एंड हेंस इट इज ऑपरेटिंग सिनर्जी। एक एग्जांपल, टाटा टी ने टेटली को एक्वायर किया था। टेटली का इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, सो टाटा कुड ऑल्सो एंटर द ग्लोबल मार्केट, तो इनका सेल्स बढ़ा एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिनर्जी। नाउ let us consider another example. Hindustan Unilever, one of the biggest corporate giant in India, acquired Lakme, जिससे कि कॉस्मेटिक्स मार्केट में उसको प्रॉपरली एंट्री मिल सके। एज वी डिस्कस, दूसरी टाइप की सिनर्जी होती है फाइनेंशियल सिनर्जी। नाउ फाइनेंस रिलेट्स टू मनी, तो जब आपको कोई मॉनेटरी गेन होता है, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल टैक्सेस कम हो गए आफ्टर मर्जर। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ओके, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, बट प्लीज नोट, अगर लेट से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो लॉस कर रही है, ओके, और दूसरी कंपनी है जो प्रॉफिट करती है, ओके, तो अब पहले कंसेप्ट समझो। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट करते हो तो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, लेकिन अगर आप बिजनेस में लॉस करते हो तो होना तो ये चाहिए गवर्नमेंट आपको पे करे, बट ऐसा होता नहीं है, ओके। सो याद रखिए, इनकम टैक्स इनकम या प्रॉफिट के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट करते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप बिजनेस में लॉस करते हो, ओके, तो गवर्नमेंट आपको क्या कहती है, ठीक है कि फर्स्ट ईयर में लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टैक्स पे मत करो, बट सेकेंड ईयर जब आपका प्रॉफिट होगा, ओके, तब आप अपने लॉस को वो प्रॉफिट के साथ मर्ज करके जो बाकी का प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स पे कर दो। फॉर एग्जांपल, पहले साल में आपने लेट से 10 लाख का लॉस किया, दूसरे साल में 30 लाख का प्रॉफिट किया फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट आपसे ये कहेगी कि फर्स्ट ईयर टैक्स पे मत करो क्योंकि 10 लाख का लॉस है, सेकेंड ईयर में आपके 30 लाख के प्रॉफिट में से 10 लाख का लॉस एडजस्ट कर लो, यानी जो 20 लाख है वो 20 लाख के ऊपर टैक्स पे करो। सो इन अदर वर्ड्स, आप अपना जो लॉस होता है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फ्यूचर में आपका प्रॉफिट हो, ओके। सो याद रखिए, एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कि एक कंपनी जो लॉस कर रही है उसके पास एसेट्स है, लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोल्यूशंस वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रही है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है अभी स्ट्रांग नहीं है, तो हमेशा लॉस किए जा रही है। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, ओके, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या उसको एक्वायर कर लेती है, यानी अब दोनों अलग अलग कंपनी नहीं है, दोनों सेम कंपनी है, तो फिर ये लॉस मेकिंग कंपनी का लॉस जो अब तक जमा ही होते रहता था, ओके, वो लॉस ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कम में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये लॉस मेकिंग कंपनी का लॉस अपनी प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेगी, यानी उसका प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट कम होगा एंड वो टैक्स कम पे करेंगे। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज टैक्स शील्ड, ओके। इन अदर वर्ड्स, when loss making company is getting merged with profit making company का ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो उनको टैक्स पे कम करना पड़ेगा, तो टैक्स में फायदा हुआ, तो इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिनर्जी। एक और एग्जांपल, यानी ये सिमिलर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं इसका बताता हूं। अशोक लीलैंड, ओके, जो आपने काफी बार देखे होंगे, अशोक लीलैंड के ट्रक्स होते हैं। अशोक लीलैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक आईटी कंपनी भी स्टार्ट की थी, लॉस में चल रही थी। ट्रक बनाना और सॉफ्टवेयर बनाना दोनों अलग चीजें हैं, बट उनका लॉस ज्यादा हो रहा था, तो हिंदुजा फाइनेंस कंपनी ने इसको, अब फाइनेंस कंपनी को टेक्नोलॉजी की आईटी की जरूरत पड़ती है, तो ये हिंदुजा फाइनेंस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो इसका जो लॉस था अशोक लीलैंड आईटी का, वो हिंदुस्तान फाइनेंस ने यूज कर लिया, अपने प्रॉफिट को कम कर लिया और टैक्स कम पे किए। अच्छा, अनदर
एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल सिनर्जी इज हायर लोन कैपेसिटी। यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो बहुत सारी लोन लेकर बैठी है, अब उसको नई लोन कोई भी बैंक से मिल नहीं सकती, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरत है। एक दूसरी कंपनी है जिसने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है। ओके, तो अगर ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाती है, उनकी बैलेंस शीट अगर मैच हो जाती है, तो क्या होगा कि अब फर्दर लोन वो बैंक से ले सकती है, क्योंकि लोन लेने के लिए आपके पास एसेट ज्यादा होने चाहिए। दो कंपनी जब मिल जाएगी तो दोनों के एसेट्स बढ़ जाएंगे एंड दे कैन ऑब्टेन द लोन। या फिर सेम एग्जांपल में लेट्स से कि एक कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, और दूसरी कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी कैश ज्यादा है, उनको एक्सपांड नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में सेटिस्फाइड है। तो अगर ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी तो ये जो आइडियल केस था, अनयूज्ड केस था सेकंड कंपनी का, वो फर्स्ट कंपनी यूज कर पाएगी क्योंकि अब वो दोनों एक ही कंपनी बन गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिनर्जी। नाउ दूसरा देखो, हमने दोनों टाइप सीख लिए। पहला सिनर्जी यानी मर्जर हम क्यों करते हैं, दूसरा रीजन फॉर मर्जर इज एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स एक कंपनी है जिसके पास क्या है कि अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू हीरो होंडा। ओके, हीरो इंडिया में पहले साइकिल बनानी थी, काफी लोग पहचानते थे हीरो कंपनी को, ब्रांड काफी पॉपुलर था, लेकिन उनको मोटरसाइकिल बनाना नहीं आता था। होंडा जापानीज कंपनी, उनको पूरी इंजन की डिजाइन एंड वो मोटरसाइकिल में एक्सपर्ट थी। दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया हीरो होंडा। और हालांकि कुछ टाइम के बाद क्या है, कुछ रीजन की वजह से दोनों कंपनियां अलग हो गई, लेकिन आज मार्केट में हीरो को भी फायदा हुआ है। हीरो ने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होंडा की थी यानी बाइक बनाना सीख लिया, यानी हीरो को क्या फायदा हुआ, टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ। तो जो कंपनी साइकिल बनाती थी आज वो बाइक भी बना पा रही है। सो वी गेट द एडवांटेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, सो दैट वी कैन डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ एक और एग्जांपल है कि इफ देयर इज ए मर्जर ऑफ लॉजिस्टिक्स कंपनी विद ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब स्टूडेंट्स प्लीज नोट, आपको नाम भारी लगेगा, लॉजिस्टिक्स कंपनी। लेट मी टेल यू व्हाट इज लॉजिस्टिक्स। ट्रांसपोर्ट कंपनी तो सबको पता है। नाउ लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है कि ऑल द वर्क विच इज नेसेसरी टू ट्रांसफर द गुड्स राइट फ्रॉम द सेलर टू द बायर और द फाइनल कंज्यूमर। ओके, सो लेट्स से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉरेन में है। ओके, सो फॉरेन से सेलर से लेकर इंडिया में बाहर तक वो चीज को पहुंचने के लिए जो भी बीच में प्रोसेसेस या चेन की जरूरत है उसको हम कहेंगे लॉजिस्टिक्स कंपनी। ब्लू डार्ट आपने नाम सुना होगा। ओके, तो लेट्स से कि सॉर्ट ऑफ कुरियर कंपनीज, ये लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिस्टिक्स कंपनी क्या काम करती है, बड़े बड़े वेयरहाउसेस रखती है, सेलर से वो माल क्या है लेती है और मार्केट में डिमांड के मुताबिक उसको प्रॉपर पैकिंग से प्रॉपर चैनल के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करती है और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती है। सो लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, सो लॉजिस्टिक्स कंपनी, लॉजिस्टिक्स एक बड़ा टर्म है, ट्रांसपोर्टेशन एक नैरो टर्म है। लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी काफी सर्विसेज इंक्लूड होती है, यानी कस्टम से गुड्स को क्लियर करवाना, ओके, वेयरहाउस को मैनेज करना। सो इन अदर वर्ड्स लॉजिस्टिक्स कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं या लॉजिस्टिक कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को खरीद लेती है तो उनको बिजनेस में फायदा होगा। ओके, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। अब तक जो बाहर से ट्रांसपोर्ट करवा के ज्यादा पे करते थे, अब वो खुद ट्रांसपोर्ट करके अपने पैसे बचा सकते हैं। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं दूं तो मुंद्रा पोर्ट में कंपनी ने डिफरेंट वेज और मैकेनिज्म से अपनी ही ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ओपन की है, सो दैट बाहर के लोकल ट्रांसपोर्टर्स को ज्यादा पे ना करना पड़े एंड ओवरऑल दे कैन अर्न बेटर। थर्ड रीजन एंड वेरी पावरफुल रीजन फॉर गोइंग फॉर मर्जर्स इज इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने आगे ही डिस्कस किया था, ओके, कि अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी के साथ में बिजनेस करने से हमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, तो
ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट. जैसे मैंने कहा था एक प्रोडक्शन कंपनी और सेलिंग कंपनी दोनों मिक्स हो जाएगी, देन दे विल बी एबल टू अर्न मोर. सो एज पर वन स्टडी which was conducted across 26 countries, 34% केसेस में उन्होंने पाया कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है. ओके, नाउ एक और रीजन है फॉर गोइंग इनटू मर्जर इज टू एक्वायर कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी विच दे आर नॉट हैविंग. फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो देखा था अबाउट बिल गेट्स. बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग प्रोग्रामिंग करने से पहले एक लड़के ने एक कंपनी स्टार्ट की थी. वो गेम्स बना रहे थे. वो गेम्स पॉपुलर नहीं थी, बहुत ही लो बजट छोटी सी कंपनी थी, लेकिन बिल गेट्स को पता था कि इस कंपनी की जो प्रोग्रामिंग है वो सुपर्ब है. तो बिल गेट्स ने उस लड़के को सस्ते में थोड़े पैसे देकर वो कोडिंग खरीद ली और उसको इंप्रूव करते करते माइक्रोसॉफ्ट बना लिया. सो वी कैन एक्वायर द कॉम्पिटेंसी ऑफ अनदर. एक एग्जांपल भी है, आईबीएम ने इंडियन एक डक्स करके कंपनी को एक्वायर कर लिया टू इंप्रूव इट्स कैपेबिलिटीज. सो याद रखिए, काफी बार छोटी कंपनी में भी कैपेबिलिटीज होती है. ओके, सो अ बिग कंपनी कैन यूज दैट कैपेबिलिटी बाय एक्वायरिंग दैट कंपनी. Another reason, entry into new markets. अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेट्स से मैं आपसे शेयर करता हूं. वोडाफोन. वोडाफोन कोई इंडियन कंपनी नहीं है, वो फॉरेन की कंपनी है. पहले हज करके या ऑरेंज के नाम से एक कंपनी इंडिया में थी. तो अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री में जाना है, इवन 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में भी आपने कोई कारगिल फूड्स करके एक एग्जांपल सीखा होगा. कारगिल एमएनसी थी जिसने एक शायद परख फूड्स करके कोई कंपनी को एक्वायर किया था. तो अगर आप फॉरेन में लेट्स से कि बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कोई पहचानता नहीं है, तो बेटर ये होगा कि वहां की ही लोकल कंपनी को खरीद लो. ओके, सो दैट आपको उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, हर चीज में आपको बेनिफिट मिले एंड आप इजीली बिजनेस को कर सको. ओके, एंड यू कैन सर्वाइव द कंपटीशन. सो काफी बार न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए मर्जर्स यानी किसी और कंपनी के साथ टाई अप करना जरूरी हो जाता है. उससे हम कंपटीशन, देखो जो ऑलरेडी कंपनी है उसके साथ कॉम्पीट करोगे, कंपटीशन में अल्टीमेटली दोनों को ही नुकसान होगा. उससे बेटर है कि उसको थोड़ा ज्यादा प्राइस पे करके उसके साथ हाथ मिला लो. डू द बिजनेस टुगेदर सो दैट अनदर कंपनी कैन एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट. ओके, सो दिस एग्जांपल ऑलरेडी आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता होगा. वोडाफोन जो फॉरेनर कंपनी है, पहले इंडियन नेम था ऑरेंज एंड हज. ओके, सो इट वाज these companies were acquired by Vodafone. Now another reason for merger is to have fundraising capability or to have access to the funds. ये ऑलरेडी मैंने आगे डिस्कस किया था कि एक कंपनी के पास लेट से कि ज्यादा कैश है, अगर दूसरी कंपनी है जिसको कैश की जरूरत है, दोनों अगर मर्ज हो जाएगी तो ये अनयूज्ड जो कैश है वो यूज हो पाएगा. ओके, वन एग्जांपल, तमिलनाडु दधा फार्मास्यूटिकल्स ने मर्ज किया सन फार्मा के साथ क्योंकि उनके पास बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे. नाउ टैक्स बेनिफिट्स एक और रीजन, ये फाइनेंशियल सिनर्जी में डिस्कस हुआ था. ओके, सो दीज आर द रीजंस कि व्हाई कंपनीज prefer to go for mergers and acquisitions. But you know, every coin has two sides. अब हर बार mergers and acquisition से हम आगे ही बढ़ेंगे ऐसा जरूर नहीं है. Many times फेलियर भी होता है mergers and acquisitions का. ओके, एंड फ्रेंड्स प्लीज नोट केयरफुली कि जैसे मैरिजेस में भी काफी सारे कमीशन एजेंट्स होते हैं,
ओके जो अलग अलग पर्सन के मैरिजेस करवाते हैं, इन रिटर्न दे चार्ज कमीशन और दे गेट सम बेनिफिट्स। ऐसे ही मार्केट में काफी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनियों की शादी करवाते हैं यानी मर्जर्स करवाते हैं और उनको अच्छा खासा जबरदस्त पैसा मिल जाता है। यानी इतने एक्सपर्ट होते हैं ये पर्सन्स बोलने में, वैल्यूएशन में, एसेट्स में, प्रेजेंटेशन में। काफी बार दो अलग अलग कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके माइंड में कुछ चीज फिट करवा देते हैं कि आप दोनों साथ में आइए तो आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा। और ये दोनों कंपनी के डायरेक्टर साथ में आते हैं, कंपनी मर्ज हो जाती है और इनको काफी बड़ा फायदा और कमीशन मिल जाता है। बट ये प्रोफेशनल्स है बराबर, उनको तो बिजनेस के लिए अलग अलग कंपनीज की शादियां करवानी है। बट काफी बार ओके अगर लेट से कि प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस नहीं किया गया यानी प्रॉपर केयर नहीं रखी गई या प्रॉपर सब चीजों को देखा नहीं गया तो हो सकता है कि मर्जर के बाद नुकसान भी हो। तो क्या रीजन हो सकता है फॉर फेलियर ऑफ मर्जर्स? द फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक प्राइस पेड फॉर द टारगेट कंपनी। ओके अब याद रखिए मैंने बिल गेट्स का एग्जांपल दिया था। बिल गेट्स ने एक छोटी कंपनी जो गेम बनाती थी उसको खरीद लिया। ओके लेकिन वो बहुत ही छोटी कंपनी थी। लेकिन आप ये सोचो कि अगर वो छोटी कंपनी उसको बहुत ही ज्यादा प्राइसिंग और वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो अगर लेट से कि आप कोई कंपनी है उसको खरीदना चाहते हो लेकिन वो कंपनी अपने आप को बेचना नहीं चाहती या फिर उसको बहुत ही हाई प्राइस चाहिए जो एक्चुअली में रियलिस्टिक नहीं है, उसकी वैल्यू अगर है लेट से है 50 और वो डिमांड कर रही है कि मुझे 80 का प्राइस चाहिए, देन इन दैट केस अगर आउट ऑफ लेट से के ईगो या आउट ऑफ लेट से क्यूरियोसिटी अगर ज्यादा प्राइस पे कर भी आप जबरदस्ती कंपनी को एक्वायर कर लेते हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो कंपनी जो बिकी है उसके शेयर होल्डर को तो फायदा है लेकिन ज्यादा प्राइस पे करके आप अपना नुकसान कर सकते हो। तो समटाइम्स जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो प्राइस पे करना पड़ता है यानी वो कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं और अगर वो ज्यादा प्राइस पर खरीद लिए तो आगे महंगा पड़ेगा क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बराबर उसको रिकवर करने में टाइम लग सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? नाउ इसी में देखिए समटाइम्स ओवर प्राइस्ड एसेट्स। काफी बार जो कंपनी है वो अपने एसेट्स को इन्फ्लेट कर देती है। ओके बैलेंस शीट में ज्यादा वैल्यूएशन बताई गई है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लायबल नहीं है, यानी अगर ज्यादा वैल्यूएशन हो गई, जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा भाव में आपने खरीदा तो एक्वायरर यानी जो कंपनी खरीद रही है दूसरी कंपनी को उसकी अर्निंग कम हो सकती है। Another reason is difficulties in cultural integration. Now, please note in case of mergers, it is also possible that given foreign companies purchasing the local company. Okay, so अब आफ्टर मर्जर ये दोनों को कम्युनिकेट करना होगा तो समटाइम्स यानी दोनों कंपनी अलग है, दोनों कंपनी की नेशनलिटीज अलग है, अलग अलग नेशनलिटी के लोग साथ में काम कर रहे हैं, दोनों कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर अलग है, लीडरशिप स्टाइल अलग अलग है और एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशंस भी दोनों कंपनी के अलग अलग है। तो आफ्टर मर्जर काफी सारी इश्यूज होते हैं as far as human beings are concerned and employees are concerned. So दोनों अलग अलग कंपनी का जो कल्चर है उसको इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना या प्रॉपर वे में एम्प्लॉइज को सिंक्रोनाइज करना sometimes creates difficulty क्योंकि attitudes and values of companies are different. Then overstated synergies. Now as I said synergies means 2 + 2 = 5 means बड़े बड़े काफी बार क्या है कि ये एजेंट सपने दिखाते हैं दोनों कंपनी को कि आप दोनों अगर मर्ज हो जाओगे तो इतना सारा प्रॉफिट होगा। ओवरस्टेटेड सिनर्जीज यानी काफी बड़ा पिक्चर आपने देखा था कि हम बहुत ही अच्छा करेंगे लेकिन समटाइम इट मे लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ इंक्रीज रेवेन्यू। ओके आपने सोचा था कि सेल्स क्या है 50% बढ़ जाएगा लेकिन इट इज पॉसिबल दैट कि 10 या 20% ही सेल्स बढ़े, या फिर आपने सोचा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कंट्रोल में आ जाएगा बट एक्चुअली इट इज नॉट हैपनिंग। तो इफ योर सिनर्जीज आर ओवरस्टेटेड, आपने बहुत ज्यादा सोच कर लेट से मर्जर कर लिया था और फिर ऐसा नहीं हुआ
तो इट में लीड टू द फेलियर, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्राइस पे कर दिया है। ये काफी कॉमन पॉइंट है। बोर्ड रूम स्प्लिट्स, दोनों कंपनी के डायरेक्टर्स किंग की तरह अपनी अलग अलग कंपनियों को चलाते थे, लेकिन अब जब दोनों कंपनी कंबाइन हो जाएगी तो डायरेक्टर्स के रोल्स चेंज होंगे, मैनेजर्स की जॉब प्रोफाइल चेंज होगी, एंड ड्यू टू दैट उनके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंपनी। ओके, और हमने एक बेस्ट एग्जांपल भी सीखा था, देखा भी है इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में। बोर्ड रूम स्प्लिट बहुत डेंजरस चीज है। शेयर मार्केट में अगर बोर्ड रूम स्प्लिट की न्यूज फैल जाती है तो शेयर का प्राइस भी डाउन हो सकता है। जैसे इन्फोसिस के केस में नारायण मूर्ति एंड विशाल सिक्का करके जो 2 पर्सन थे, उनके बीच में क्लेश सबको पता है। एक और एग्जांपल, रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री, दोनों के बीच का बोर्ड रूम स्प्लिट, वो भी सबको पता है। ओके, दोनों ही एग्जांपल में कंपनी की इमेज काफी खराब हुई थी एंड शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस कम हो गया था, क्योंकि डायरेक्टर्स जो कंपनी को चला रहे हैं अगर उनमें ही आपस में नहीं बन रही है तो कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। अच्छा, वन मोर एग्जांपल, इनएडिक्वेट ड्यू डिलीजेंस। नाउ ये बहुत भारी वर्ड है ड्यू डिलीजेंस, बट एकदम सिंपल टर्म्स में कहूं, ड्यू डिलीजेंस मींस बी केयरफुल और डू द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मींस मर्जर से पहले, जैसे मैरिज से पहले हम काफी सारा रिस्क असेसमेंट करते हैं, बराबर। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि आपको ड्यू डिलीजेंस करना है। ड्यू डिलीजेंस मींस के मर्जर, आप जो कंपनी के साथ क्या है मर्ज हो रहे हो या जो कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट प्रॉपर है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, ये सभी चीज को प्रॉपरली जज करना जरूरी है। अगर लेट्स से कि आप उसको प्रॉपरली जज नहीं करते हो, ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि रिस्क असेसमेंट, यानी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है मर्जर्स में। ओके, शेयर होल्डर से परमिशन मिलेगी क्या नहीं, या फिर क्या आपको कोई लीगल इश्यूज हो सकता है कि नहीं, या फिर आफ्टर लेट्स से क्रिएटिंग न्यू कंपनी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं, ये सभी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली नहीं हुआ, एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो बिजनेस फेलियर हो सकता है। ओके, यानी रिस्क ऑलरेडी ज्यादा था लेकिन आप रिस्क को समझ नहीं पाए और आपने मर्जर कर लिया, प्राइस पे कर दिया, एंड अब पछतावा। ओके, वन मोर रीजन फॉर फेलियर कुड बी इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज। इंटीग्रेशन का मतलब है जब दोनों कंपनी अलग अलग है, there is a need to combine them together. Okay, there has to be some integration, and इंटीग्रेशन रिक्वायर्स वॉल लॉट ऑफ प्लानिंग। दो कंपनी अब तक क्या है अपने प्लानिंग के मुताबिक प्रॉपरली चल रही थी, बट आफ्टर मर्जर देयर इज a combined entity, so all the rules and regulations, plans and policies should be reworked, all the job profile needs to be recreated, यानी पूरा जीरो से प्लानिंग करना पड़ेगा, हर एम्प्लॉइज की जॉब प्रोफाइल के बारे में सोचना पड़ेगा, नेचर ऑफ वर्क डिजाइन करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क। ओके, एनीवे प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट as well as very difficult, and इंग्लिश में कहावत भी है, if you fail to plan you are planning to fail. okay, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो you are going towards failure. So planning creates problem due to differences between the two companies. okay, then poor business fit. लेट्स आपने सोचा था कि ये कंपनी से एक्वायर या ये कंपनी से मर्ज होना या इस कंपनी को एक्वायर करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, बट समटाइम योर कैलकुलेशंस में गो रॉन्ग एंड अल्टीमेटली दैट में टर्न आउट टू बी अ पुअर बिजनेस फिट। यानी कोई जरूरत ही नहीं थी आपको क्या है कि मर्ज होने की, लेकिन फिर भी आपने किसी एजेंट्स के इन्फ्लुएंस में होकर मर्जर कर दिया। तो इट इज पॉसिबल दैट कि वो जो कंपनी है जिसके साथ आपने मर्जर किया है या एक्वायर किया है उस कंपनी को, उसके फंडामेंटल्स आपके ओवरऑल बिजनेस प्लान में फिट ही नहीं हो रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल। देन
अनदर एग्जाम्पल, काफी बार लेट से कि ड्यू टू दैट मोमेंटम, ओके, कोई तेजी का टाइम था और आपने सोचा कि नहीं अभी हम मर्जर में जाएंगे, इस कंपनी के साथ टाइप करेंगे, एंड आपने डिसाइड किया, तेजी का टाइम था, आपने मर्जर कर लिया, प्राइस डिसाइड कर लिया, लेकिन इट वाज ओवर प्राइस्ड, और उसके बाद लेट्स से कि क्राइसिस हुए एंड रिसेशन आ गया, डिमांड कम हो गई, आपने तो ऑलरेडी ज्यादा लोन लेकर पैसे पे कर दिए हैं, ओके, यू हैव बोरोड हेविली फ्रॉम द मार्केट, और अब डिमांड भी नहीं है, लेकिन जो लोन ली है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो चढ़ता रहेगा. इन अदर वर्ड्स, लीवरेज मीन्स डेप्ट, डेप्ट मीन्स लोन. सो व्हेन यू आर टेकिंग लोन एंड फिर आप दूसरी कंपनी को पे करते हो, देन देयर इज इंटरेस्ट बर्डन, ओके, यानी आपका प्रॉफिट हो या ना हो, कम प्रॉफिट हो, लेकिन इंटरेस्ट तो हमेशा उतना पे करना ही है रेगुलरली, ओके. और अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए तो मार्केट में शेयर होल्डर को पता चला कि कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो शेयर प्राइस डू कम हो जाएगा एंड पूरी की पूरी कंपनी है वो भी शायद कोलैप्स हो सकती है. देन वी हैव रेगुलेटरी इश्यूज. नाउ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. जैसे देखो मैरिज के केस में भी क्या होता है कि दो अलग अलग फैमिलीज है, काफी बार फैमिली मेंबर्स ही ना बोलते हैं नहीं ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं करनी है, तो काफी बार ऐसा ही होता है कि डायरेक्टर्स पीछे पड़े हैं एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, कंपनी की शादी करवाने के लिए, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स आर लाइक पेरेंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स, ओके. डायरेक्टर्स को तो पगार मिलता है बट अल्टीमेटली हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, दीज आर शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर इनकार कर रहे हैं, ओके. सो याद रखिए शेयर होल्डर लीगल ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं या फिर पूरी प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स जो कंपनी के रियल ओनर्स है, जो मालिक है, उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही डायरेक्टर्स कंपनी को मर्ज करवा सकते हैं. तो शेयर होल्डर्स में से कुछ शेयर होल्डर्स अगर नहीं मानते हैं, ओके, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में शेयर होल्डर्स है, उनमें से उनकी सहमति बना पाना काफी बार डिफिकल्ट होता है. देन ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज. नाउ काफी बार देखिए चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, बट मोस्टली वी डोंट लाइक चेंज. हमको क्या है कि सबको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है. वी डोंट वांट टू चेंज अवरसेल्फ बिकॉज वी आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विथ अवर एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड सिचुएशंस. तो मर्जर्स में काफी बार एम्प्लॉइज क्या है मना कहते हैं. इंडिया में अभी रिसेंट एग्जांपल बैंक्स का मर्जर होने वाला है और काफी सारे एम्प्लॉइज स्ट्राइक में, यूनियन के मेंबर्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं बिकॉज चेंज, उसके बाद उनको जो फ्रीडम है या जो कंफर्ट है वो अभी है वैसा शायद न भी हो, ओके. सो इट इज पॉसिबल. तो काफी बार मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बाद जॉब लॉसेस हो सकते हैं, यानी जो जॉब्स की जरूरत नहीं है, लेट्स से लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पहला ही काम ये करेगी कि उसके जो भी जॉब प्रोफाइल्स की जिसकी जरूरत नहीं है या पहले ही उनका जो खर्चा है वो कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉइज को काम से निकाल देगी. सो जॉब लॉसेस हो सकता है, या लेट से काफी बार ये होता है कि दोनों कंपनी, मान लेते हैं कि ए और बी दोनों मर्ज हो रही है, दोनों कंपनी में अपने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट थे, दोनों कंपनी में अपने अपने सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. अब जो मर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, दो सीएफओ की जरूरत नहीं है, कंपनी को एक ही सीएफओ की जरूरत है. तो या तो एक को प्रमोशन दिया जाएगा, एक को पीछे रखा जाएगा, या फिर एक को निकाल दिया जाएगा. तो जॉब लॉसेस काफी बार होते हैं आफ्टर मर्जर्स. रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है. रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स रीवर्किंग, ओके. कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है, जॉब प्रोफाइल को बदलना है, ओके, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मॉडिफाई करना होता है. सो यहां पर ह्यूमन बींग्स काफी बार क्या है, नर्वस फील कर सकते हैं. दे आर हैविंग अनसर्टेनिटी अबाउट देयर फ्यूचर, कि भाई कंपनी में उनको रखा जाएगा कि नहीं, कहाँ रखा जाएगा, कहाँ ट्रांसफर मिलेगी, कितना पेमेंट मिलेगा, एंड कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा, कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी. तो ये सभी अनसर्टेनिटी की वजह से उनके माइंड में एंजाइटी होती है और रिसेंटमेंट, यानी दे डोंट वांट टू गो फॉर दैट. और काफी बार लेट से फिर भी कंपनी मर्जर कर लेती है तो वो, क्योंकि उन्होंने अपने काफी फ्रेंड्स को खो दिया है या फिर हो सकता है अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो गई है, तो उनकी सिचुएशन अलग होने के
रीजन से उनका जो मोरल है या उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। सो याद रखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनी काफी बार फेल हो जाती है ड्यू टू दिस। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आप अपने एम्प्लॉय को खुश नहीं रखोगे, उनको कन्विंस नहीं करोगे और जबरदस्ती मर्जर एक्विजिशन कर लोगे, तो यू मे सफर heavy losses due to loss of productivity. Okay, workers morale is very important, in fact it is most important. So thank you. In case you have any doubt, feel free to ask. Wish you a happy digital learning. Okay, tata, bye bye, take care.